तो यूपी में सर्वेंट पर मचे सियासी कलेश पर समाजवादी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। अखिलेश ने सर्वेंट कहा और ब्रजेश पाठक ने करके दिखा दिया। सर्वेंट पर शुरू हुई लड़ाई अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ब्रजेश पाठक ने ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि अब उन्हें ब्रजेश पाठक नहीं, सर्वेंट ब्रजेश पाठक कहलाना पसंद है, क्योंकि वो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। एक तरह से देखें तो कभी अखिलेश और केशव के बीच सियासी लड़ाई अब अखिलेश बनाम ब्रजेश पाठक हो गई है। दरअसल पीजीएनआईसी में हंगामे के बाद जबानी जंग शुरू हुई, जिसमें रोक के बावजूद अखिलेश गेट फांदकर अंदर चले गए और इसको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी की गुंडाई बताया। इसके बाद दोनों ओर से वार पलटवार जारी है। इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सर्वेंट पर मचा सियासी कलेश, घिर गए अखिलेश। हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं, और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। 24 की चुनावी चौसर यूपी में राजा वर्सेस सेवक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में सर्वेंट वाली लड़ाई सोशल मीडिया पर आई। तो ये विभाग चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर ये अपने आप को लिखें सर्वेंट, तो सही मायने में सेवक बनकर के दिखाएं, पब्लिक सर्वेंट बन के दिखाएं। अगर इन्होंने ट्विटर पे लिखा है, चेंज किया है, तो कम से कम सही मायने में अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बनकर के दिखाएं। अब ब्रजेश पाठक नहीं, सर्वेंट ब्रजेश पाठक कहिए। समाजवादी पार्टी के और उनके नेता के लिए कोई अतिशोक्ति भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी का चरित्र है और उनका इतिहास है, उससे ऐसी अपेक्षा की जा सकती। सार्वजनिक जीवन में ब्रजेश पाठक जी बहुत सीनियर नेता हैं। केशव के बाद अब ब्रजेश पाठक वर्सेस अखिलेश। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये जनता के नौकर नहीं है, ये सत्ता और पावर के नौकर हैं। अगर जनता के नौकर होते तो जनता की सेवा कर रहे होते। आज हॉस्पिटल में दवाएं समय पे मिल रही होती, लोगों का इलाज हो रहा होता, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अच्छी होती, एम्बुलेंस समय से पहुंच जाता, कई लोगों की जानें बच जाती। आप हेल्थ व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हो, इसके मतलब आप जनता के नौकर नहीं हो, आप सत्ता और पावर के नौकर। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक कर वो सवाल आपके सामने रखते हैं, जिनको आज हम अपनी चर्चा में पूछेंगे। सवाल नंबर 1, क्या सर्वेंट पर सियासी लड़ाई पर अब एसपी घिर गई है? जिस तरह से इसका जवाब ब्रजेश पाठक ने दिया है, सोशल मीडिया पर खुद को जनता का नौकर करार दिया है, क्या उस पर अब समाजवादी पार्टी घिर गई है? सवाल नंबर 2, 2024 के चुनावी चौसर में राजा वर्सेस सेवक, क्योंकि पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि अखिलेश यादव तो राजघराने से है, पहले से ही परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, सत्ता जो है वो बहुत आसानी से मिली है, इसी कारण इस तरह का आरोप लगता रहा है। सवाल नंबर 3, सर्वेंट वाली लड़ाई का अंत आखिर क्या है? पहले इस तरह की अदावत और सियासी बयानबाजी डिप्टी सीएम अखिलेश यादव, माफ कीजिए, और पूर्व डिप्टी सीएम के बीच में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब ब्रजेश पाठक और ये लड़ाई अखिलेश यादव के बीच में अब सियासी आर पार ले चुकी है। चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, और रतिभान त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव ने जिस तरह सर्वेंट डिप्टी सीएम इस टर्म का इस्तेमाल किया, इसका जवाब ब्रजेश पाठक ने दिया, और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को डिक्लेयर कर दिया है, हाँ मैं सर्वेंट हूं, मैं तो जनता का नौकर हूं, और मुझे बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट करने में किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के इस वार पर अब समाजवादी पार्टी घिर गई है?
देखिए, उन्होंने जो हकीकत है उसको लिख दिया। मैं क्यों कह रहा हूं, जनसेवक तो एक जितने भी हमारे राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो होते हैं, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत जो है वो पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक की परिभाषा की गई है। यद्यपि उसमें सांसद और मंत्री नहीं आते थे, लेकिन अभय चौटाला बनाम सीबीआई के केस में उच्चतम न्यायालय ने एक नजीर देते हुए कहा कि विधायक भी, मंत्री भी लोक सेवक हैं। तो लोक सेवक का मतलब लोगों के काम और जन सेवा के लिए होता है। सत्ता पोषित हो करके सिर्फ सत्ता और अपनी पार्टी की सेवा करना लोक सेवक के अंदर नहीं आता, क्योंकि आप अगर मंत्री हैं तो आप जो भी फंड उठा रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, वो पब्लिक के पैसे से ले रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी पे आप इल्जाम गढ़ रहे हैं। अरे साहब, अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को क्यों लपेटा गया था? जब हमने वहां पर मांगा था परमिशन, क्यों परमिशन नहीं दिया था? और हम माल्यार्पण अगर कर रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हो, कूद के कर रहे हैं, कोई अपराध किया तो मुकदमा करो। ठीक है, राजेश चौधरी जी, इसका जवाब। इससे लोक सेवक। देखिए, अखिलेश यादव जी कोई स्वाभाविक रूप से नेता नहीं है। जिस तरह से सामंतवादी व्यवस्था में एक राजा अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में बना करके जाता था, उसी प्रक्रिया के तहत उनकी ताजपोशी हुई और उनके सर पर मुकुट उत्तर प्रदेश के शासन का मुख्यमंत्री के रूप में उनको किया गया। आज आप देखोगे उनकी भाषा अहंकार से चूर, जैसे कोई रावण बोल रहा हो, ऐसा अहंकार। देखिए, ब्रजेश पाठक जी अपनी मेहनत, राजेश चौधरी जी, आप सपा को, आप अखिलेश यादव को अहंकारी कह रहे हैं, वो आपको अहंकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्ता के घमंड में हमने परमिशन मांगी थी, आपने माल्यार्पण नहीं करने दिया। आस्था जी, जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं, वो सेवा का भाव नहीं जान सकते। उन्हें तो थाली सजी सजाई मिली है, देखिए उसी में से उन्होंने अपना राजपाट चलाया है, तो उनको नहीं पता क्या सेवा होता है, क्या संघर्ष होता है, क्या गरीब का दुख दर्द है, वो नहीं जानते। वो तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। मुलायम सिंह यादव जी, उनके पिताजी 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे, वो नहीं जानते गरीब क्या होता है, वो नहीं जानते संघर्ष क्या होता है। बाकी पैनलिस्ट का मैं रुख करूंगी। सामान्य परिवार के व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, उनको ईगो हर्ट होता है। अहंकार से चूर एक व्यक्ति जो व्यवहार करता है, उसी व्यवहार को अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को राजा कहा, राजा का पुत्र का। अच्छा, यानी कि योगी जी भी राजा हैं, प्रधानमंत्री जी भी राजा हैं, शिवराज सिंह चौहान भी राजा हैं, और जितने इनके मुख्यमंत्री हैं वो सब राजा। लोग अपनी मेहनत के दम पे आए, इनके पिताजी ने किसी ने सत्ता नहीं दी, कभी करके आया है। इन सब के पिताजी सामान्य किसान थे, किसी के पिताजी टीचर थे, सब सामान्य परिवारों से आने वाले लोग हैं। किसी के भी पिताजी, योगी जी के पिताजी मुख्यमंत्री कौन से राज्य के थे, जरा बता दीजिए मुझे। मोदी जी के पिताजी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे, मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैंने सीधा सा सवाल आप दोनों से पूछा था, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 24 की लड़ाई राजा वर्सेस सेवक, इस पर भी अब आप पहुंची है, क्योंकि ये आरोप ना सिर्फ समाजवादी पार्टी पर लगता है, कांग्रेस पार्टी भी घिरती है। सचिन रावत हमारे साथ हैं। सचिन जी बताइए, यहां पर बहस चल रही है कि जिन लोगों को सत्ता बहुत आसानी से मिल जाती है, कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगता है कि वहां भी सत्ता या पार्टी अध्यक्ष, इसकी कुर्सी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए आस्था जी, ऐसा तो कभी आरोप नहीं लगा। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग लोग बने। आज की डेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। सवाल उठाए ये बहस जो है, हाँ। देखिए नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो सोच है, उनकी नीयत है कि कांग्रेस पार्टी को कोसने की। आज मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी जो उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को सर्वेंट कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है उनके मुंह से सर्वेंट निकल गया हो, लेकिन वो सर्वेंट नहीं, वो सर्वे वाले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है। जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद लगातार वो छापेमारी कर रहे थे,
सर्वे कर रहे थे। आपने एक और टर्म मेडिकल कॉलेज का सर्वे किया, बलरामपुर अस्पताल का सर्वे। देखिए सुनिए ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ बोलिए। अरे सुन तो लीजिए, आस्था जी पूरी बात आ जाएगी। देखिए जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी सर्वे कर रहे थे और आज की डेट में पूरे प्रदेश में डेंगू की महामारी सबसे ज्यादा बड़ी है। आपने कहां फॉगिंग कराई, मेडिसिन क्यों नहीं उपलब्धता है? आप सिर्फ ये सर्वे करके आपने कोरोना काल में सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी, सब लोगों ने देखा। ठीक है सचिन, आज आपको लिखना पड़ रहा है कि हम सर्वेंट सपा ने सर्वेंट किसी और सेंस में कहा, आपने उसको सर्वे बना दिया, आपने सर्वे बना दिया। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। सुभाष चंद्र यादव जी, आदित्यनाथ जी के सर्वेंट हो सकते, भारतीय जनता पार्टी के सर्वेंट हो सकते। अगर ये सही माने में सर्वेंट अगर जनता के होते तो आज की डेट में, अच्छा आप उन्हें मुख्यमंत्री का सर्वेंट कह रहे हैं? अपने परिवार के लोगों को एक मिनट वो ना सचिन रावत जी, आप मुख्यमंत्री का सर्वेंट कह रहे हैं, प्रताड़ित इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपडेट करके लिखा है कि हाँ मैं तो जनता का नौकर हूं, हम तो जनता की सेवा करते हैं, जनता के लिए, तो हमें तो बहुत फक्र है कि आप जनता के नौकर होना। आपको जनता ने चुन के भेजा तो आपके जनता के नौकर हुए, लेकिन आप जनता के लिए काम भी तो करिए। ठीक है, छापे सुभाष चंद्र यादव जी सर्वे कर रहे हैं, सुभाष चंद्र यादव जी, झूठा दिखावा जो आप करते हैं, उसके बाद में बोलिए, उसके बाद में आप ये सब चीजें क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी। देखिए आस्था जी, मुझे जहां तक समझ में आता है अखिलेश यादव जी का जो बयान, जी बिल्कुल अखिलेश यादव जी का जो बयान है, अखिलेश यादव जी के बयान से उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका दम झलकता है। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है और जनता के चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर ही हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है वो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करती है, अखिलेश यादव जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनके पिता श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जिस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, डायरेक्ट मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठ गए। तो ये उनका अहंकार उनके बयानों से साफ झलकता है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी का अहंकार झलक रहा है, वही अहंकार इन्हें 2024 के अंदर लेकर डूबने वाला है। जहां तक समाजवादी पार्टी के मेरे बड़े भाई कपिल श्रीवास्तव जी ने बोला कि परमिशन क्यों नहीं दी, भैया निर्माणाधीन इमारत थी, आपको अगर परमिशन नहीं दी तो आपको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप पूर्व के अंदर जितने भी महापुरुषों की जयंती मनाते थे, उन महापुरुषों की जयंती अपने कार्यालय के अंदर मनाते थे, वहां पे पुष्प करते थे। अरे सुन लीजिए, बिलबिलाइए मत, बिलबिलाइए मत, जवाब आने दीजिए, अरे बिलबिलाइए मत कपिश भैया, आपके बारे में नहीं बोला गया। और अनिल राजभर ये क्या लेकर के बैठे हुए? ये चम्मच का चांदी का चम्मच पैदा किया क्या? नहीं छोड़ने वाली है, 2024 के अंदर भारत देश की जनता छोड़ने वाली नहीं है। तो आपके बुलबुलाहट डिबेट के अंदर भी मालूम पड़ रही है आपकी बुलबुलाहट कितनी निकल रही है, किसी खम्बा नोचे। अरे आपके समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर कहा कि हमें माल्यार्पण नहीं करने दिया, गेट बंद कर गए अखिलेश यादव। अब कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत थी तो वहां पर परमिशन नहीं दी जा सकती थी इतने सारे लोगों को कि अंदर जाए, कोई हादसा हो जाता है। नहीं, निर्माणाधीन कहाँ है? निर्माणाधीन तब होता है जब किसी की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा। एलडीए से पूछ लीजिए आप, जिसको समर्पित हो गई बनने के बाद समर्पण होता है। अगर निर्माणाधीन हो रहा होती तो एलडीए को जवाब दिया था, पढ़ लीजिए, उसके जब जानकारी नहीं है जवाब दिया था कि नहीं दिया सकते, या तो जानकारी कीजिए। पढ़ना लिखना उन्होंने एक बात रखी, आपने उसको काउंटर किया, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए। कपिश जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आपने उनकी बात को काउंटर किया, अब एक बार बात पूरी करने दीजिए उनको, बोलिए। मरम्मत का कार्य करते हैं तो समझ में आता, उसमें सुभाष चंद्र यादव जी अपनी बात पूरी कीजिए। इनको प्रवक्ता होने के साथ आस्था जी इनसे ये पूछिए, आस्था जी कपिल श्रीवास्तव से, आस्था जी मेरा सिंपल सा सवाल है कपिल श्रीवास्तव जी से कि पूर्व के अंदर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के अंदर जिस प्रकार पुरुषों की जन्मतिथि मनाई जाती थी, पुण्यतिथि मनाई जाती थी, वहां पे पुष्प रख के उनके ऊपर, उनकी तस्वीर के ऊपर पुष्प अर्पित किए जाते थे, माल्यार्पण किया जाता था। ये राजनीतिक स्टंट करने की जरूरत कहां पे आ गई जब एलडीए ने लिखित के अंदर इनको बोल दिया कि इमारत निर्माणाधीन है, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ये जबरदस्ती की स्टंट बनाने का प्रयास कर समाजवादी पार्टी ने, ये समाजवादी पार्टी की गुंडे की परिभाषा दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर हो रही है। आप इस बात को मानिए, सब लोग शांत होइए, नहीं इस तरह बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी इस तरह, नहीं आप सभी शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए, चुनावी अखाड़ा
अखाड़ा मत बनाइए, जानकारी नहीं है इस मंच को चुनावी अखाड़ा मत बनाइए। केवल आरोप प्रत्यारोप करने के लिए बहस लगातार मत करते रहिए और एक तरह अरे जानकारी मत करिए। सुभाष जी, शांत होइए सुभाष जी। नहीं, मैं किसी को ऑडियो बंद नहीं कराना चाहती हूँ, मेरे कहने से आप शांत हो जाएंगे। शांत रहिए आप। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। रतिभान जी बताइए, अभी तक उत्तर प्रदेश का जो सियासी संग्राम था, या बीजेपी वर्सेस जो गठबंधन है, अभी तक बहुत मुद्दों पर बीजेपी घेर रही थी, उसमें परिवारवाद भी एक है, उसमें बहुत तरह के आरोप हैं। छत्रपों के बारे में बार बार बीजेपी कहती है कि इनको तो विरासत में सत्ता मिली है, और यूपी की बात कर ले तो यहां समाजवादी पार्टी इस आरोप से घिरती रही है। अब ऐसे में डिप्टी सीएम को सर्वेंट कह दिया अखिलेश यादव ने, तो आपको लग रहा है कि इसका जो जवाब ब्रजेश पाठक ने दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर आएगी? उन्होंने कहा हाँ मैं जनता का नौकर हूं। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में विचारों की बात, राजनीति में संयमित व्यवहार और संयमित आचरण और संयमित वाणी दोनों का, तीनों का यथोचित प्रयोग होना चाहिए। राजनीति में ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे और उसको सुन लिया जाए, बर्दाश्त कर लिया जाए, या उसको। अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं। वो इस भाषा का इस्तेमाल करें कि किसी उप मुख्यमंत्री को कहे कि वो तो सर्वेंट चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने दोबारा फिर इस्तेमाल किया, उनका शब्द है कि मैं सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों से बात का संज्ञान नहीं लेता। यानी उन्होंने प्रकारांतर से पहले तो बात कही उनको ब्रजेश पाठक जी को, और दोबारा फिर उन्होंने उस पर केशव प्रसाद मौर्य को भी लपेट लिया। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टरों वाली बात भी कही, तो भले उनका नाम नहीं लिया लेकिन उनको भी लपेट लिया। तो कुल मिलाकर के, और इससे पहले भी ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने विधानसभा में क्या नहीं कहा था। तो राजनीति में जिस तरीके से आचरण और व्यवहार किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लोक सेवक हैं, जनता के नौकर हो सकते हैं। और इसीलिए लेकिन अखिलेश यादव को इस तरह से व्यवहार करना कि पर्सनल नौकर थोड़ा ना किसी के हैं, ये बात कहना उचित नहीं है। मुझे ये लगता है। लगातार बोल रहे हैं कपिल जी, लगातार बोल रहे हैं कपिल जी। मेरा सवाल सुनेंगे आप, ठीक है, आप उनको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल भी आपको सुनना होगा। मुझे बताइए, प्रदेश के डिप्टी सीएम को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहना, ये शब्द सही था क्या? बिल्कुल सही है, ये शब्द सही था, 100% सही है, 100% सही है। मैं पूछिए क्यों कह रहा हूं? मैंने लोक सेवक की भी परिभाषा बताई, जन सेवक की भी परिभाषा बताई। क्या ये जनता को स्वीकार्य होगा? आप तो परिभाषा देते रहिए, ये जनता को स्वीकार्य होगा? जनता कह रही है इस बात को कि भाई कोरोना काल के अंदर डिप्टी मुख्यमंत्री ने कोई इंतजाम नहीं किया और तमाम मौतें हुई उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी नेग्लिजेंसी से, तमाम घोटाले हुए। और यही नहीं, डिप्टी मुख्यमंत्री को यही नहीं पता है कि उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे हो गया और मुर्दे का प्रमोशन कैसे हो गया, जिस पर हायर कमेटी की जांच बैठी थी और वो भी किसी और को आरोपित कर रही थी जो पहले। राजेश चौधरी जी, सपा अब भी लगातार कायम है, सर्वेंट डिप्टी सीएम कह रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है सर्वे डिप्टी सीएम है, बस केवल सर्वे करते हैं, छापे मारते हैं, वो भी तब जब कोई कारनामा हो जाता है। राजेश चौधरी जी, ठीक है कपिल जी, अब उनका जवाब सुनिए। राजेश जी बोलिए। वो ट्विटर पे देखिए, समाजवादी पार्टी के ये संस्कार हैं, ये उनका चरित्र है, वो अपमान करते हैं लोगों का, और हो सकता है इनके खून में यही संस्कार हो। आपने देखा होगा सदन के अंदर केशव मौर्य जी के स्वर्गीय पिताजी के बारे में कितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया था। हमें तो ये नहीं सिखाया जाता है। अब देखिए, यहाँ भी गुंडागर्दी कर रहा है ये कपीश, यहाँ भी गुंडागर्दी कर रहा है, इसको चुप करिए कपिल जी, इसको चुप करिए। कपिल जी, उनका जवाब सुन लीजिए। और आप सब लोग सम्मानजनक व्यवहार और शब्दों का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के लिए। मैं बिल्कुल ऑडियो कट करवा दूंगी उसका, जिसने एक खराब शब्द का इस्तेमाल किया, पर्सनल नहीं होंगे एक दूसरे को लेकर। इस्तेमाल किया, जवाब सुन लीजिए, शांत हो जाइए। रमेश चौधरी को मना कर दिया था क्या? दलालों से क्षमा मांगा प्रधानमंत्री जी ने? मैं अपने शब्द कह रहा हूँ क्या? प्रधानमंत्री जी ने आप सर्वेंट डिप्टी सीएम को निलंबित करने के लिए इधर उधर के विषय मिला रहे हैं, इधर उधर के विषय मिला रहे हैं, बात को डिफेंड करने के लिए अब स्टैंड लिया है, उस पर कायम रहिए, इधर उधर के बहाने मत खोजिए, इधर उधर के बहाने मत खोजिए, स्टैंड लिया है तो उस पर कायम रहिए। आपने कहा है और आप कह रहे हैं कहा है तो कहा है, अब उस पर जवाब बोलिए। उन्होंने लोक सेवक नहीं लिखा है,
ये अखिलेश यादव के भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से परिभाषित करती रहेगी, लेकिन एक दूसरे की बात भी सुनिए। बोलिए राजेश। कब जाते थे उसका उदाहरण आपने देखा, किस तरह से फाटक कूद करके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं और इनकी आदत है जमीनों को कब्जाना, इनकी आदत है। लोकतंत्र के अंदर ये लोग गुंडागर्दी करते थे, जमीन कब्जाते थे, तो इनको आदत पड़ी है। वो अखिलेश यादव जी को आदत थी, जब वो फाटक कूद करके चले गए और नाटक कर रहे। अरे आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए। जब आपको अनुमति नहीं मिली तो वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप भारत के संविधान की तो आड़ देते हो, आप कानून का पालन करने की बात बिल्कुल ऑडियो डाउन नहीं कराना और दीवार कूद करके जा रहे हो। इसीलिए आप शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से वक्त दे दूंगी। के लोग, अखिलेश यादव जी जरा शर्म करिए कि आपको दीवार कूद करके जाना पड़ रहा है कानून तोड़ने के लिए। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? आप कानून की बात करते हो, कानून का सम्मान करना जानते नहीं हो। जब अनुमति नहीं मिली पर ये उत्तरों की तरह जमीन कब्जाना, मकान कब्जाना, भ्रष्टाचार करना, ये कि ये सब कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से किया गया, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और इमारत निर्माणाधीन नहीं थी। ये उनकी दलील है। राजेश चौधरी जी, मेरा सवाल सुनिए। उनका ये कहना है कि इमारत निर्माणाधीन नहीं थी और केवल राजनीति के चलते आपने उनको परमिशन नहीं दी। उनको कानून का सम्मान करना चाहिए था। वो चाहे वो उनको खैरात में मिली होगी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जो कानून का पालन नहीं करना चाहता उसको ऐसे कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार धूल चटाई है अखिलेश यादव को, 4 बार। अब देखिए ज्यादा मौका दे दिया, ये जवाब नहीं दे रहे। अरे आपको तो 55 साल तक धूल चटाई है और पिछले 15 साल तक भी आप धूल ही चटते रहे हो। प्रदेश को नहीं छोड़ सकते, चुनावी मैदान दूर नहीं है। 55 साल तक आपने धूल ही चटी है। आप लोग सही में कैंडिडेट करिए। सत्ता में रह करके कर्मों की वजह से इनको ये जनता आईना दिखा नहीं रहा है, बार बार धूल चटा दिए फिर हराएंगे। अरे 55 साल तक तो धूल आपको चाटना पड़ा और उसके बाद धूल हटाइए और क्लैरिटी लाइए, धूल हटाइए और क्लैरिटी लाइए। 1 मिनट राजेश चौधरी जी, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। राजेश चौधरी जी, आपने बात पूरी तरह से रखी। अब 10 सेकंड कपीश जी, मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे वही सवाल। आप कायम है इस बयान पर? सर्वेंट डिप्टी सीएम कह रहे हैं आप, एक चुने हुए सांसद को, सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता एक विधायक भी हैं, इनको कानून का इतना भी ज्ञान नहीं है कि एलडीओ सपुर्द तभी किया गया है जब वो भवन निर्माण हो गया और वो। अरे आपको क्या है, बहुत ज्यादा विद्वान बन रहे हो आप लोग। आप बताइए कानून क्या, जब अनुमति नहीं मिली तो आपको परिभाषा नहीं मालूम है कि कहाँ है। आप अपनी 4 लाइन की शपथ नहीं दोहरा पाते, माफ कीजिएगा। आपको तो गुंडागर्दी करने की दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको तो किसी के घर में जबरन घुसने की बड़ी तन्यशाही है कि एक पूर्व मंत्री को महापुरुष के माला पहनाने के लिए कूदना फादना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मालूम नहीं कि वो सार्वजनिक सड़क नहीं है। आप दोनों तो सियासी तरीके से टूट पड़े एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है कि शुक्र है बीच में उस दिन एनडीए था, कहीं आप लोग आमने सामने आ गए होते तो पता नहीं क्या होता। धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था। इनको जेपी की प्रतिमा के सामने पता नहीं क्या हो रहा होता उस दिन। कैसे ये विधि, शुक्र है एनडीए बीच में था। क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत होइए अब। नहीं शांत होइए आप, विषय पर नहीं बोलना है आपको। केवल चुनावी मंच की तरह एक दूसरे पर अनलगर आरोप लगाने हैं, खराब शब्दों का उपयोग करना है। केवल बहस के लिए बहस नहीं होती, जो एक तर्क होने चाहिए, सब पर लागू होता है ये। शांत हो जाइए आप सब लोग। अब मैं एक एक करके, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का समय, मैं एक एक करके जिससे सवाल पूछूंगी वो उस सवाल का जवाब देगा। शांत हो जाइए राजेश जी, आप भी इसी पैनल का हिस्सा है और ये बात मैंने सबके लिए कही है। सब शांत हो जाइए। राजेश चौधरी जी और कपिल श्रीवास्तव जी, आप दोनों शांत होइए, दोनों शांत होइए। मैं जिससे सवाल करूंगी केवल उसकी आवाज जाएगी। सचिन रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सचिन जी, आपने कहा कि उनको सर्वे डिप्टी सीएम कहना चाहिए, तो अब एक बात बताइए, सर्वे करना तो अच्छी बात है, कोई डिप्टी सीएम है, सांसद है, उसके पास किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी है, वो खुद ग्राउंड पर जा जाकर अगर चेक कर रहा है तो आप लोग उसका मखौल क्यों उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं कि इस सर्वेंट जैसे शब्द को आप अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं? देखिए, मखौल उड़ाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जनता का नौकर होना अच्छी बात है,
लेकिन जनता के लिए काम भी तो करिए। आप सर्वे करके आते हैं, उसके बाद में आज भी उन अस्पतालों की हालत बद से बदतर हैं। आज भी आप देखिए कि जो लाइन में लगे हुए मरीज हैं उनका नंबर ही नहीं आता है। और आपने अगर सर्वे किया है तो वहां पर मुहैया कराइए, मेडिसिन मुहैया कराइए, वहां पे जो स्ट्रेचर है वो मुहैया कराइए, क्योंकि आप एक बड़े प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने कोरोना काल में सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी क्योंकि कोविड पीक पे था। ठीक है राजेश चौधरी, क्या हुआ? मुझे मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, कम से कम आपने सर्वे ऐसे ही तमाम जो आपके मंत्री हैं उनको भी लिखना चाहिए। सरकार की बदहाल व्यवस्था को योगी जी की सरकार ने सुधारा है। और ये कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहां आ जाएं, मैं देखता हूं कहां लाइन लगी है इलाज की। आज अरे भैया मुफ्त में दवा पिछले मिलती है, 5 सालों में आपकी सरकार, समाजवादी पार्टी के लोग सब दवाओं का पैसा खा जाते थे, घोटाला करने का काम करते थे। बदहाल व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश की थी, उसको सुधारने का चलिए समय खत्म हो गया है, मेरे पास समय खत्म हो गया है, मुझे शो क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2024 की ये लड़ाई, ये जो चुनावी चौसर है, वो एक तरह से राजा वर्सेस सेवक पर आ चुकी है। कहीं विरासत में सियासत के आरोप लग रहे हैं तो कहीं विकास की सियासत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल तय तो जनता को करना है। 24 आते आते लड़ाई और दिलचस्प होती जाएगी। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे